अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। 14वां रोज़ा स्टार्ट हो गया हुआ है। इफ्तारी के बाद इतनी ज़्यादा थकावट थी कि बस उठा नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। ये भी माइंड में था कि सालन बना हुआ पड़ा है, बस रोटियां ही बनानी है। और इसी चक्कर में ना मैं बस लेट होती गई हूँ। और कोशिश तो यही कि जल्दी जल्दी से जो है ना हो जाए। बस वही माइंड में ना कि रोटियां ही बनानी है, बस पराठे ही बनाने हैं, बाकी सारा कुछ तो हुआ हुआ है। इसी चक्करों में ना आज बस लेट किचन में आई थी तो यहाँ पे आके जी देखा गैस की आवाज़ तो आ रही थी, गैस नहीं आ रही थी। इसने भी काफ़ी ज़्यादा जो था ना टाइम वेस्ट कर दिया। जब 15 मिनट रह गए ना साइड का टाइम ख़त्म होने में, तब गैस आना शुरू हुई है। फिर जी जल्दी जल्दी से मैंने पराठे बना के अंदर भेजे, नताशा को भी कहा कि साथ साथ खा ले। तो फिर भी जो था ना बस बहुत तेज़ी में खाना तो खाया गया, पर चाय जो थी ना वो रह गई हमारी। मैंने तो ठंडी कर भी ली, साथ में मियाँ साहब के लिए भी प्याली मंगवा ली ताकि थोड़ी थोड़ी डाल के तो पी लें, पर बहुत ही मुश्किल हुई। ये भी एक एक्सपीरियंस ही था। बस थकावट बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी क्योंकि 2 दिन तो हो गए हुए थे इसकी इफ्तारी की तैयारी करते हुए। उससे पहले भी अम्मी के घर में थे, वहाँ पे भी आराम नहीं हुआ, थकावट वहाँ की भी थी। तो 3:30 बजे से लेके ना 4:30 बजे तक मैंने अलार्म लगाया हुआ है। मतलब हर 15 मिनट के बाद अलार्म जो है ना वो उसका बज़र बज जाता है, पर फिर भी बंद करके मैं सोती रही हूँ। चलें शुक्र अल्लाह का, रमज़ान में ये सब भी हो जाता होता है। सहरी तो हो गई हमारी, चाय थी जो थोड़ी सी नहीं पी गई। उसके बाद ही बैठ के हैं, बातें हमारी हो रही थी और मैं बातें कर रही थी, मैं सब हूँ ही करते जा रहे थे। फिर सैरी करके नमाज़ कुरान पाक पढ़ के हम लोग दोबारा सो गए थे। फिर जी 10:30 बजे उठी हूँ, मियाँ साहब के कपड़े वगैरह रेडी किए हैं, उनको भेज के मैं दोबारा सो गई हूँ। फिर मेरी आँख खुली है 2 बजे। उठ के नमाज़ अदा की है, सलातो तस्बीह नहीं पढ़ सकी क्योंकि फिर वही ना अजीब सी थकन जो थी और सुस्ती जो थी ना वही थी। दोबारा से लेट गई हूँ। सूट अपने श्रिंक किए हैं और बार बार उसको स्पिन करके डाला है सूखने के लिए, ताकि टेलर तक जो है ना पहुंच सके। 15 रोज़े तो हो गए हुए थे और अभी तक जो था ना यही नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि ईद के लिए कौन सा ड्रेस लेना है और क्या पहनना है, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं सारे जो है ना वो एक से बढ़ के एक हैं महंगाई में। डिज़ाइंस तो वही पुराने हैं सारे, कुछ भी नया नहीं आया है। और बस मैंने फिर यही डिसाइड किया कि जो मैंने पहले के लेके रखे हुए हैं ना उन्हीं में से मैं कोई सेलेक्ट करके उसी को ईद के लिए स्टिच करवा दूँ। और उसी को फिर मैंने उठा के तो श्रिंक किया है। लॉन ही पहनी जाएगी क्योंकि मौसम जो है ना काफ़ी चेंज हो गया है, पंखे भी चलने लग गए हुए हैं। सिल्क भी पहनी जा सकती है, मतलब लाइनिंग वाले जो सूट हैं ना वो पहने जा सकते हैं ईद पे शायद। और ये भी हो सकता है कि तब फिर बारिश हो जाए और मौसम जो है ना वो प्लेजेंट हो जाए। कुछ भी हो सकता है। लास्ट सेकंड लास्ट जो थी ना ये तब भी ऑर्गेन्जा के जो सूट थे ना मारिया भी के लाइनिंग वाले वो पहने गए थे और लास्ट टाइम भी सही था मौसम। अब इस बार जो है ना ये देखते हैं किस तरह का होगा। तैयारी तो सबकी लोन की है और जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने लोन ही लॉन्च की है। फिर जी आज मियाँ साहब ने घर में इफ्तारी करनी नहीं थी। सारी सफाई वगैरह चेक करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और पालक मैंने बनाई है। आज सिर्फ पकौड़े बनाने का इरादा था क्योंकि 14 रोज़े हो गए हुए थे, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बनाए थे और ना ही मैंने कहीं से खाए थे। अम्मी के घर खाए थोड़े से, पर वो भी जो थे ना मुझे अपने पकौड़े याद आ रहे थे। पालक को जब भी धोना है ना आपने इसी तरह खुले पानी में धोना है क्योंकि इसमें रेत मिट्टी वगैरह बहुत होती है। अगर आप सिर्फ ऊपर से पानी को डाल लेंगे टोकरी में डाल के तो फिर इसके जो ज़रात है ना रेत के वो बीच में रहते हैं। जल्दी जल्दी से जी मैंने सारा पकौड़ों का सामान बनाया है। इसके फ्राइज़ की तरह ही ब्रीक ब्रीक छोटी फ्राइज़ जिसको कहते हैं ना उस तरह इसमें आलू काट लिए, पालक काटी है और फिर इसमें थोड़ी सी बंद गोभी भी मैं डालती होती हूँ। और फिर इसमें जाएंगे जी प्याज, फिर बेसन और मसाले सारे ये सब कुछ हम लोग जो है ना इसमें ऐड करेंगे। आज जी साथ में मैं पालक के पकौड़े भी बनाऊंगी और जो गोल आलू वाली चिप्स होती है ना वो भी बेसन वाली वो भी साथ में बनाऊंगी। आज बस पकौड़ों की सारी इकसाम बनाने का मेरा इरादा है। बैंगन जो था ना वो मिला नहीं तो एक बैंगन के पकौड़े भी बनाने का मेरा इरादा था। यार काफ़ी देर हो चुकी हुई थी, मेरे ख्याल से 5:45 बजे जो था ना मैंने ये सब कुछ बनाना शुरू किया था। अजीब सी सुस्ती थी और ये जब अपने लिए बनाना हो तो फिर बंदे को ये होता है कि खैर मैं और नताशा ही हैं, हम रोज़ा खोल लेंगे तो बाद में भी हो जाएगा। हरी मिर्ची इसमें कूट के मैंने डालनी है और लेस इसमें नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया साबुत ज़ीरा अजवाइन और दरा मिर्च मैंने डाली। बस यही चीज़ें मैंने इसमें डाली और उसके बाद इसको पहले स्पून के साथ मिक्स कर लिया अच्छे से
फिर इसके बाद बेसन इसमें थोड़ा डलता है, मेरे जो पकोड़े होते हैं और सब्जियां ज़्यादा होती हैं। थोड़ा सा बेसन डाल के फिर मैंने इसको गूंदा है अच्छे तरीके से, जैसे आटा गूंदते होते हैं। ठीक है, फिर मुझे बेसन थोड़ा सा कम भी लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि सब्जियां जो थी ना उनकी बाइंडिंग अच्छे से ना हो तो फिर कढ़ाई में डालते हुए पकोड़े जो है ना वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाते हैं। तो वो वाली जो थी ना बाइंडिंग अभी हो नहीं रही थी, तो थोड़ा सा बेसन और डाल के फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी जो सही वाली कंसिस्टेंसी थी ना वो मैंने कर दी। इसके बाद जो थे ना पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए मैंने साइड पे भी रखा, ताकि थोड़ा सा स्टिकी मैंने रखा, बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में नहीं किया। और साइड पे रखा इसलिए ताकि थोड़ा सा ना ये सेट हो जाए। सब्जियों का भी पानी निकलना है, नमक वगैरह डाला है तो फिर बिल्कुल ये ना सही फॉर्म में आ जाएंगे जो पकौड़ों का बैटर। उसके बाद जी मैंने बेसन घोल लिया है पालक के पकौड़ों के लिए और आलूओं के लिए। इसमें भी बस वही चीज़ें डाली हैं, नमक मिर्च हल्दी मैं थोड़ी सी डालती होती हूँ कलर के लिए, और अजवाइन है, ज़ीरा है और सूखा धनिया है। इसका भी बैटर बना के मैंने साइड पे रख देना है। अगर आप बेसन को घोल के रखेंगे ना तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसलिए इस पहले ही बना के रख लें। और अगर आपने पकोड़े बनाए हैं तो उसको भी थोड़ी देर स्टे करने के लिए रख दें। ज़रूरी नहीं है, अगर तो आप इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालेंगे तो उसके साथ सिर्फ आपका जो ऑयल है ना वही ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे पकोड़े। फूलेंगे तो सही, पर बहुत ज़्यादा जो ऑयल है ना वो भी ज़ाया होता है। तो अगर आप ऐसे ही कर लेंगे ना तो भी आपके पकोड़े जो है ना वो फूल भी जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। दूसरा ये कि जब आपने ये पकोड़े बनाने हैं तो हाफ़ फ्राई करके तो उसको निकाल दें। जितनी भी जल्दी हो जो भी हो, बस हाफ़ फ्राई करके जब आपको पता है कि पकौड़े की शेप आ गई है और अब ये टूटेंगे नहीं तो बस ये निकाल दें। उसके बाद डबल फ्राई करें। आपने देखा होगा बाज़ार में भी हाफ़ फ्राई करके पड़े हुए होते हैं, और जब भी कोई क्लाइंट आता है, ग्राहक आता है, तो उसको गर्म करके देते हैं। उसके बाद फिर जो आपके पकौड़े क्रिस्पी होंगे ना तो आप उसको फिर ओवन में भी अगर गर्म कर लेना तो फिर भी वो क्रिस्पी ही रहेंगे। बड़े बड़े जी मैंने पत्ते लिए थे जो पालक में से सबसे बड़े थे, वैसे तो इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे। पालक जो थी ना बहुत ज़्यादा गंदी निकली, उसमें से बस थोड़ी सी पालक निकली। तो उसमें जो सही वाले पत्ते थे ना जो थोड़े से क्रिस्प से थे वो मतलब मैंने निकाल दिए, और इसको बेसन ऐसे कोट करके ना बस डाल दिया। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है ही नहीं, पर ये वाले भी जो थे ना पकौड़े बहुत मज़े के बने थे। और बहुत अरसे के बाद मैंने ये बनाए। पहले जब मेरी अभी शादी नहीं थी, अम्मी के घर में हम ये बनाती होती थी, पर काफ़ी अरसे के बाद मिसवा आपी ने जब शब बरात पे हमारी इफ्तारी की तो उनके घर में मैंने ये खाए थे। तो मुझे याद आ गया कि हम भी ये बनाते होते थे, बिल्कुल ही माइंड से निकला हुआ था। फिर जी मैंने खुद भी आज बनाए, बस इतने ज़्यादा नहीं, ये 6-7 जो पत्ते थे ना उनको फ्राई कर लिया, और 2 आलू थे उनकी चिप्स काट ली साथ साथ ही, तो वो कर लिया। काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, अपनी तरफ से तो मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था, पर थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब 2 पकोड़े खा के और 1 ये पत्ता मैंने खाया, और 2-3 जो थे ना आलू की चिप्स खा के ही मेरी बेली जो है ना फुल हो गई। ये बात जो है ना बड़ी वैसे है, फैक्ट है कि आप कुछ भी खा लें ना, अभी तक मैंने पकोड़े नहीं बनाए थे तो इतनी आवाज़ार जो थी ना मेरी तबीयत नहीं हुई थी। अब एक दिन जो मैंने ये पकोड़े खाए ना तो यकीन करें कि सारी टाइम पे मेरा यही दिल कर रहा था कि कुछ भी ना खाने को, बस पानी पी के रोज़ा रख लूँ। बड़े हैवी होते हैं ये बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि क्यों इसके बाद ना ये पकोड़े खाने के बाद मेरी बस हो गई हुई थी। अब मेरा बस यही दिल कर रहा था कि उसके बाद मैं अपनी डाइट पे आ जाऊँ। वही अंडा ब्रेड को मैं मिस कर रही थी, फ्रूट चाट को मैं मिस कर रही थी, जो इंग्लिश चाट होती है क्रीम और सॉसेस के बगैर बगैर। तो बस वही अब मेरा दिल करने लग गया था इन पकौड़ों के बाद। जितनी मुझे इनकी क्रेविंग हो रही थी ना, वो उतनी ही जो थी मैं तंग हुई हूँ इनको खाने के बाद। एक तो पूरी रात मेरे पेट में दर्द रहा है, और दूसरा जो था ना कि बस जितनी होता है वैसे, जिस बात की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो ना या शौक़ चढ़ा हो कि मैंने ये खानी है, जब मैं वो खा लेती हूँ तो उसके बाद मेरी तबीयत बड़ी आवाज़ार होती है। शायद ज़्यादा डाइट पे रही हूँ इसलिए इतना हैवी नहीं खाया जाता, या फिर अब आदत नहीं रही है कुछ भी इस तरह की करने की। दिल बहुत करता है, क्रेविंग भी बहुत होती है, पर खाने के बाद बहुत बुरा हाल हुआ है। ये टेबल थी जी, सिर्फ पकोड़े थे, 3 किस्म के, खजूरें थी और पानी था। फिर जी ये देख लें पूरी ट्रे वैसे ही पड़ी हुई थी। मियाँ साहब तरावियाँ पढ़ के आए घर में तो फिर उन्होंने भी ये खाए। जम्मल भी साथ में आया था, उन्होंने भी उसने भी ये खाए।
वो तलब के जो थे ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी मैंने बनाए थोड़े से थे, तजम्मा नहीं किया। उसके बाद जी मियाँ साहब को था कि मेरी मैनी-पेडी कर दें। या क्योर तो नहीं मैंने किया, पेडीक्योर इनका फिर मैंने कर दिया क्योंकि काफ़ी दिनों से कह रहे थे। और फिर इन्होंने सैरी के लिए भी जाना था, तो मैंने कहा चलें जी, अब सैरी के लिए तो फिर मैंने कुछ बनाना नहीं, तो उनका पेडीक्योर ही कर दूँ। तो जी वो बस प्रोसीजर जो था ना वो शुरू हो गया, और अच्छी बीवी की तरह मैंने इनकी पेडीक्योर भी की, और भी जो भी इन्होंने मुझे अपनी खिदमत करने का कहा वो भी सब कुछ कर करा के 2 ढाई बजे फिर मैंने इनको भेज दिया सैरी करने के लिए। और खुद मैं लेट गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी। आज भी ना काम करके भी अब एंड पे जो था ना काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त हो गई। खैर पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी थकावट हो रही है, शायद योगा नहीं कर पा रही या एक्सरसाइज नहीं हो रही मेरे से, कोई वॉक भी तक नहीं कर रही हूँ, इसलिए डल हो गया हुआ है। मेरी जो क्लाइंट्स हैं ना उनकी जो हालत है ना वो ख़राब होती है योगा करके, और अगर मैं ना करूँ तो मेरी हालत ख़राब होती है। यार पकौड़े खाने के बाद जितनी मैं आवाज़ार हुई थी ना, तो मेरा यही दिल कर रहा था कि आधी रात को उठ के ही मैं अपना जो है ना वो योगा कर लूँ या वॉक कर लूँ, कुछ बस कर लूँ कि जिसके साथ ना थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो रिलैक्स हो जाए। शायद बेरामी थी या क्या था, पर पकौड़े जो थे ना वो मुझे हज़म नहीं हुए। बहुत बुरा हाल किया इन्होंने मेरा, और अब बस उनका सोच के भी मुझे यही होता है कि नहीं भई अब कोई भी हैवी चीज़ नहीं खानी है, और कल से मैं वही अपनी डाइट वाला ही खाना खाऊँ कि अंडा ब्रेड खाऊँ या फिर अंडे खाऊँ या फ्रूट्स खाऊँ या फिर सब्जियाँ खाऊँ। यही इरादा तो है, बाकी ये देखें कि शायद थोड़ी तबीयत जब रिलैक्स हो तो नीयत बदल जाए कि नहीं जी रमज़ान है, तो रमज़ान ही कर लें, बाकी पूरा साल जो होता है वो डाइट पे ही होते हैं। कभी ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो खाई जाती हैं, बस शाज़ नादर ही होता है कि कभी कभार कहीं से भी मिल जाए, पर नॉर्मली रूटीन में मेरे घर में तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। रूटीन के खाने जो हैं वो तक मेरे घर में नहीं बनते, तो फिर ये तो बहुत दूर की बात है। ये सोच के मैं भी सब कुछ खाने लग गई कि कोई नहीं, पहले भी वेट लॉस किया है, ईद के बाद फिर कर लूँगी, पर वेट तो कंट्रोल में ही है। कोशिश करूँगी कि बाकी के जो 15-16 दिन रह गए ना वो भी अच्छे से गुजर जाएँ। बाकी जैसे अल्लाह का हुक्म। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।